भारत की कहानी बहुत ही ग्रैंड और अनोखी है। एक कहानी जो 5000 सालों से चली आ रही है। ये कहानी है राजाओं की और उनके विचारों की, उनकी बिलीफ्स और उनकी करेज की। इंडस वैली से लेकर हिमालयस की तलहटी तक एक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ये कहानी है उस सिविलाइजेशन की, एक जर्नी जो हमें ले जाएगा समय के उस पार। हम देखेंगे डायनेस्टीज का राइज और फॉल, पावर का आना और जाना। तैयार रहिए एंशिएंट सिटीज की खूबसूरती और स्पिरिचुअल लीडर्स की विजडम से अमेज्ड होने के लिए। भारत का इतिहास बस एक सीधी रेखा नहीं है, यह अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस की सिम्फनी है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान की स्पिरिट में कितनी ताकत है अडेप्ट करने की, इनोवेट करने की और किसी भी चैलेंज से पार पाने की। ये इंडोमिटेबल स्पिरिट दिखती है भारत की आर्ट में, आर्किटेक्चर में और लिटरेचर में, जो सदियों से इस धरती को सुशोभित करते आ रहे हैं। ये लेगेसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती रही है और भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप दे रही है। हमारी जर्नी शुरू होती है समय के धुंध में इंडस सरास्वाटी सिविलाइजेशन के उदय के साथ। फिर हम देखेंगे कि कैसे वैदिक पीरियड में इंडियन सोसाइटी इवॉल्व हुई, हिंदुइज्म का जन्म कैसे हुआ और पावरफुल एम्पायर्स का उदय कैसे हुआ। मौर्य से लेकर मुगल्स तक हर ईरा ने इंडियन साइकी पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इन सब के बावजूद इंडिया की स्पिरिट कभी कम नहीं हुई। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो कभी हार नहीं मानती, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी देखती है और जिसे ह्यूमैनिटी की पावर पर अटूट विश्वास है। इस कहानी में हम उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस महान सिविलाइजेशन को शेप दिया है। हमारे साथ आइए और 5000 साल पुरानी इंडियन हिस्ट्री की इस अनफॉरगेटेबल जर्नी का हिस्सा बनिए। और हमारा सफर शुरू होता है सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि से, जहां दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ था। लगभग 3200 बीसीई में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो अपने शहरों की योजना और कलात्मकता के लिए जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपनी ग्रिड लाइक सड़कों और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ उनकी इंजेन्युइटी का प्रमाण है। ये शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे, जो मैरीटाइम नेटवर्क्स के माध्यम से दूर देशों से जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी के लोग, हालांकि उनकी लिपि आज तक अस्पष्ट है, अपने पीछे ऐसी कलाकृतियां छोड़ गए हैं जो उनकी समृद्ध संस्कृति की झलक पेश करती हैं। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और मुहरें उनकी कलात्मक संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को प्रदर्शित करती हैं। देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा पुरातात्विक स्थलों पर पाई जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों और रिचुअलिस्टिक वस्तुओं में स्पष्ट है। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, एक नया अध्याय सामने आया, वैदिक काल। वेदों के नाम पर जो पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है, इस युग में हिंदू धर्म का उदय हुआ और भारतीय दर्शन की नींव रखी गई। वेद, जिनमें भजन, प्रार्थना और अनुष्ठान शामिल हैं, प्राचीन इंडो एरियन लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वैदिक लोग पास्टरल लोग थे, जो धीरे धीरे प्रवास कर भारतीय उपमहाद्वीप में बस गए। वे अपने साथ अपनी भाषा संस्कृत लाए, जो कई भारतीय लैंग्वेजों की नींव बनेगी। संस्कृत में रचित वेद उनके विश्व दृष्टि, उनके सामाजिक ढांचे और ब्रह्मांड की उनकी समझ को दर्शाते हैं। इस युग ने भारतीय सभ्यता की जटिल टेपेस्ट्री की नींव रखी और शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो उपमहाद्वीप की नियति को आकार देगा। हमारा सफर शुरू होता है हड़प्पा और मोहनजोदारो की गलियों से, जो इंडस सरास्वती सभ्यता के दो महान शहर थे। ये शहर, जो उन्नत इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन के साथ बनाए गए थे, अपने समय के
अजूबे थे। यहाँ कुशल कारीगर और व्यापारी समुद्री रास्तों से जुड़े दुनिया में सफर करते थे। उनके जहाज दूर देशों के लिए सामानों से भरे होते थे। कल्पना करो उन चौड़ी सीधी सड़कों पर चलने की, जहां व्यापार और समुदाय की आवाजें गूंजती थीं। इंडस के लोग, हालांकि उनकी भाषा एक रहस्य बनी हुई है, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। बारीकी से उकेरी गई मोहरें, जिनमें असली और काल्पनिक दोनों तरह के जानवर हैं, उनके विश्वास और व्यापार की जटिल जटिल व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। टेराकोटा की मूर्तियां अपने बनाने वालों के रोज के जीवन को दिखाती हैं, उनके घरों और दिलों की झलक देती हैं। ये अवशेष उन लोगों की कहानी कहते हैं जो खूबसूरती, व्यवस्था और एकजुटता को महत्व देते थे। लेकिन हर सभ्यता की तरह इंडस सरस्वती का भी अंत हो गया। उनके शहर धीरे धीरे खाली हो गए, उनके रहस्य समय के साथ दब गए। उनके अंत के कारण अटकलों में घिरे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में बदलाव या शायद नए लोगों का आना। फिर भी उनकी विरासत जिंदा रही। उनके नवाचारों ने आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी। इंडस की राख से एक नया अध्याय शुरू हुआ, वैदिक काल, जिसका नाम वेद नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया। संस्कृत भाषा में लिखे ये भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान इंडो एरियन लोगों के विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक ढांचे की एक झलक दिखाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां देवता और मनुष्य आपस में बातचीत करते थे, जहां अनुष्ठानों ने ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखी और जहां ज्ञान का सम्मान किया जाता था। वेदास सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं हैं, वो तो नॉलेज का खजाना है, जिसमें फिलॉसफी है, एस्ट्रोनॉमी है और मैथमेटिक्स भी है। वो एक ऐसे समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं जो बदल रहा था। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट से सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन रहे थे और उनके बिलीफ्स भी उनकी लाइफस्टाइल्स के साथ इवॉल्व हो रहे थे। धर्मा का कॉन्सेप्ट ड्यूटी और राइचियसनेस का एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनकर उभरता है और सोशल इंटरैक्शंस और इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को शेप देता है। वैदिक थॉट के सेंटर में था कॉस्मिक ऑर्डर का आइडिया, जिसको रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके मेंटेन किया जाता था। फायर ऑल्टर्स, जिनको एंशिएंट प्रिसेप्ट्स के हिसाब से बनाया जाता था, सेरेमोनीज का फोकल पॉइंट बन गए और अर्थली रेल्म को सेलेस्टियल से कनेक्ट करते थे। ऋग वेदा, जो कि 4 वेदास में सबसे पुराना है, उसमें हिम्स हैं जो डीटीज को इन्वोक करते हैं, जैसे इंद्रा, अग्नि और सूर्या, जो कि थंडर, फायर और सन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का राइज हुआ, जिसका कल्मिनेशन हुआ उपनिषाड्स में। ये टेक्स्ट्स रियलिटी की नेचर, सेल्फ और अल्टीमेट ट्रूथ, ब्रह्मन के बारे में डीप डेल्व करते हैं। उपनिषाड्स ने एग्जिस्टेंस के प्रोफाउंड क्वेश्चंस एक्सप्लोर किए और यूनिवर्स और ह्यूमन कंडीशन के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने की कोशिश की। उन्होंने सब चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस और नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन की परस्यूट पे एम्फेसिस दिया। इसी टाइम पीरियड में कास्ट सिस्टम, जो कि एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन था, सॉलिडिफाई होने लगा। दो इनिशियली ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, ग्रेजुअली ये हेरेडिटरी हो गया और आने वाले सेंचुरीज के लिए इंडियन सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को शेप दिया। वाइल बाद में इसकी क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म हुआ, एक्सपेंडिंग वैदिक वर्ल्ड में ऑर्डर और सोशल कोहेजन मेंटेन करने में इसका सिग्निफिकेंट रोल रहा। जैसे जैसे वैदिक काल खत्म हुआ और नए नए किंगडम्स और एम्पायर्स बनने लगे, इंडिया ने बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बदलाव देखा। 6ठी शताब्दी बीसीई में 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी हस्तियां सामने आईं, जिन्होंने एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया और एनलाइटमेंट के नए रास्ते दिखाए। महावीर और सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। महावीर
जो बुद्ध के समय के ही थे, उन्होंने जैन धर्म को, जो कि एक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है, रिवाइटलाइज्ड और रिफॉर्म किया। जैन धर्म नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पर जोर देता है। उनकी टीचिंग्स बहुत लोगों को समझ आई, जिससे जैनिज्म एक अलग रिलीजियस ट्रेडिशन बनकर उभरा। अहिंसा पर महावीर का जोर, यानी विचार, वचन और कर्म में नॉन वायलेंस का इंडियन थॉट पर गहरा प्रभाव पड़ा। सिद्धार्थ गौतम, जो एक राजकुमार थे, उन्होंने एनलाइटनमेंट की तलाश में लग्जरी वाली लाइफ को त्याग दिया। उनकी इस खोज ने उन्हें 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ का एहसास दिलाया, जो बुद्धिज्म के मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। बुद्ध की टीचिंग्स, जो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और कंपैशन के जरिए दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं, तेजी से फैली। यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दौर था। इसी समय पावरफुल किंगडम्स का उदय हुआ और अंत में इंडिया के पहले महान एम्पायर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्सों को एकजुट किया और एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक फैला था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान राजा बने और शुरुआत में उन्होंने युद्ध का रास्ता ही चुना। अपनी ताकत से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन युद्ध की भयावहता, खासकर कलिंग की खूनी विजय, ने उन्हें बहुत अंदर तक हिलाकर रख दिया। इससे उनके हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अशोक ने हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और इस तरह भारत के इतिहास में एक बहुत ही असाधारण युग की शुरुआत हुई। अशोक का शासनकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने सैन्य विजय को धर्म विजय, यानी धार्मिकता के माध्यम से विजय से बदल दिया। उन्होंने अपने राजा घ्याओं के साथ खुदे हुए बहुत से स्तंभ बनवाए, जो अहिंसा, समाज कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। पूरे भारत में पाए जाने वाले ये स्तंभ न्यायपूर्ण और दयालु समाज के अशोक के विजन के प्रमाण हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत ने नई शक्तियों का उदय देखा, जिसमें दक्षिण में सातवाहन वंश और उत्तर में कुषाण साम्राज्य शामिल थे। कला और व्यापार के संरक्षक कुषाणों ने सिल्क रोड के साथ बौद्ध धर्म के प्रसार को बहुत आसान बनाया, जिससे भारत मध्य एशिया और चीन से जुड़ गया। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान में भी बहुत प्रगति देखी गई। रामायण और महाभारत के महाकाव्यों, जो पीढ़ियों से कहानीकारों द्वारा कहे जाते थे, उन्हें लिखा गया और वे भारतीय सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन गए। नायकों, देवताओं और कालातीत नैतिक दुविधाओं से भरे ये महाकाव्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में राजा लोग आते जाते रहते थे, साउथ में बहुत ही शानदार किंगडम्स फल फूल रहे थे। हर एक ने इंडिया के इतिहास पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। चोलास, पल्लवास और पंड्यास बहुत ही ताकतवर राजा बनकर उभरे। उनके राज्य में बहुत ही भव्य इमारतें बनी, समुद्र से व्यापार फैलता गया और कल्चर भी बहुत फली फूली। जरा सोचो, चोला साम्राज्य के वो बस्टलिंग पोर्ट सिटीज जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे, उनके जहाज मसालों से, रेशम से और कीमती जवाहरातों से लदे हुए। चोलास के पास बहुत ही मजबूत नेवी थी, जिसका इस्तेमाल वो समुद्र पार अपना दबदबा बढ़ाने के लिए करते थे और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार भी करते थे। उनके मंदिर बहुत ग्रैंड थे, जो उनकी भक्ति और कलाकारी को दिखाते हैं और पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए हैं। तंजौर का बृहदीश्वरर टेम्पल, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चोला लोगों की कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। इसका ऊंचा विमाना उनके इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाता है। पलावास कला और ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर रॉक कट टेम्पल्स और मूर्तियों का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम
के केव टेम्पल्स जो ग्रेनाइट से बने हैं, उनमें हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। ये मंदिर कला और स्पिरिचुअलिटी का मेल है जो पल्लवा कल्चर की उपलब्धियों का प्रमाण है। पांड्यास, जिन्होंने मदुराई से राज किया, वो समुद्री व्यापार और साहित्य के समर्थन के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में तमिल भाषा का विकास हुआ। कवियों और विद्वानों ने बहुत ही गहन और सुंदर रचनाएं की। उनकी विरासत मदुरै के भव्य मीनाक्षी टेम्पल में देखी जा सकती है। रंगीन मंदिरों और ऊंचे प्रवेश द्वारों वाला एक विशाल मंदिर परिसर जो उनकी भक्ति और वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। जैसे जैसे दक्षिण में राज्यों का विकास हो रहा था, उत्तर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इंडिया में इस्लाम का आगमन। शुरुआती मुलाकात अरब व्यापारियों के जरिए हुई, जिन्होंने पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने साथ अपना धर्म, भाषा और संस्कृति भी लेकर आए। ये बातचीत, जो शुरू में कमर्शियल थी, धीरे धीरे कल्चरल एक्सचेंज और इस्लामिक विचारों और रीति रिवाजों के प्रसार का रास्ता बनाने लगी। 11वीं शताब्दी में महमूद ऑफ गजनी के नेतृत्व में गजनाविद आक्रमण देखने को मिले, जो इंडियन इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और धार्मिक उत्साह दोनों से प्रेरित होकर इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप वेल्थी मंदिरों को लूटा गया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम फैल गया। इसी दौरान दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, जिसने उत्तर इंडिया के बीचों बीच इस्लामिक शासन की नींव रखी। ममलुक, खिलजी और तुगलक जैसे विभिन्न राजवंशों के अधीन दिल्ली सल्तनत ने उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस युग में भव्य मस्जिदों, मकबरों और किलों का निर्माण हुआ, जो इस्लामिक सभ्यता की स्थापत्य भव्यता को दिखाते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार, जो कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई एक विशाल मीनार है, इस नए युग के प्रतीक के रूप में खड़ी है। इसकी बारीक नक्काशी और भव्यता प्रारंभिक सल्तनत काल की कला का प्रमाण है। इंडिया में इस्लाम का आगमन केवल एक पॉलिटिकल या मिलिट्री घटना नहीं थी, बल्कि यह एक कल्चरल वाटरशेड था। इसने दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच बातचीत का रास्ता प्रभावित किया, जिससे कला, वास्तुकला, साहित्य और यहाँ तक कि खाने के नए रूपों का जन्म हुआ। जब देश में राजा महाराजाओं का राज चल रहा था, उसी समय भक्ति मूवमेंट ने लोगों के अंदर एक अलग ही आध्यात्मिक जागृति ला दी। ये मूवमेंट दक्षिण भारत से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस मूवमेंट में लोगों को रीति रिवाजों और पुरानी मान्यताओं से ज्यादा यह मूवमेंट जाति, धर्म और सामाजिक परंपराओं से परे था और सभी वर्गों के लोगों को एक साथ स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर लाता था। कबीर, रविदास और मीराबाई जैसे संत और कवि भक्ति मूवमेंट के बकई। उन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी, जाति आधारित भेदभाव पर सवाल उठाए और भगवान के सामने सभी की बराबरी का समर्थन किया। प्यार, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का उनका संदेश सभी धर्मों के लोगों तक पहुंचा और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही अपनी ओर आकर्षित किया। कबीर, जो पेशे से एक जुलाहे थे, भक्ति मूवमेंट के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बन गए। उनकी कविताओं ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उनकी कविता अपनी सादगी और स्पष्टता के लिए जानी जाती थी, जो सभी वर्गों के लोगों को समझ आती थी और भाषा और साक्षरता की बाधाओं को पार कर गई। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ढोंग को नकार दिया और ईश्वर से सीधे और पर्सनल रूप से जुड़ने की वकालत की। मीराबाई, जो एक राजपूत राजकुमारी थी, ने अपना राजसी जीवन त्याग कर खुद को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया। उनकी भक्ति उनकी भावपूर्ण कविताओं में दिखाई देती है, जो आज भी दिलों को छू जाती हैं। उनके गीत, जो विरह और समर्पण से भरे हुए हैं, भक्त और ईश्वर के बीच के प्रेम का जश्न मनाते हैं। ये एक ऐसा विषय था जो आम लोगों के दिलों में उतर गया। एक नई ताकत उत्तर पश्चिम से उभरी, जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल, चंगेज खान और तैमूर के वंशज मध्य एशिया से आए थे। उनकी सेनाओं का नेतृत्व
बाबर ने किया, जो एक कुशल रणनीतिकार और मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश पर बाबर की जीत ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की, जो भव्यता, सांस्कृतिक मेलजोल और शाही विस्तार के युग की शुरुआत थी। बाबर से लेकर हुमायूं तक शुरुआती मुगल सम्राटों को अफगान रईसों और राजपूत शासकों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो सभी उपजाऊ गंगा के मैदानों पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। बाबर के बेटे हुमायूं ने जीत और निर्वासन दोनों का अनुभव किया। उनका शासनकाल अस्थिरता और चुनौतियों से भरा रहा। फिर भी उसने अपने बेटे अकबर के लिए नींव रखी, जिसे एक खंडित साम्राज्य विरासत में मिला, और उसने इसे शक्ति और समृद्धि के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। जरा सोचिए मुगल दरबारों की भव्यता के बारे में, जो फारसी कालीनों, चमकदार रेशमों और सितार और तबले की धुनों से सजे हुए थे। मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक अपने साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लेकर आए। उन्होंने फारसी, तुर्की और भारतीय परंपराओं को एक अनोखे और जीवंत संश्लेषण में मिला दिया। उनके आगमन ने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में एक नए अध्याय की शुरुआत की। शैलियों का एक ऐसा मेल जिसने उपमहाद्वीप के कलात्मक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक युवा सम्राट के रूप में अकबर का सत्ता में उदय एक नए युग की शुरुआत थी, जो उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक कुशाग्रता और एकजुट और समावेशी भारत के दृष्टिकोण से परिभाषित था। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जो हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला हुआ था। इसकी सीमाओं को एक शक्तिशाली सेना और एक केंद्रीकृत प्रशासन द्वारा सुरक्षित किया गया था। अकबर, जिनको अकबर द ग्रेट भी कहते हैं, वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे, जो अपने लोगों का दिल जीतने की अहमियत अंडरस्टैंडते थे। अपने विशाल साम्राज्य की विविधता को पहचानते हुए उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने गैर मुसलमानों पर से जजिया कर हटा दिया और हिंदुओं, सिखों, यहाँ तक कि ईसाइयों का भी अपने दरबार और एडमिनिस्ट्रेशन में स्वागत किया। उन्होंने योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था स्थापित की, जहाँ लोगों को उनके धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय उनकी कैपेबिलिटीज के आधार पर पदोन्नत किया जाता था। उनके शासनकाल में संस्कृतियों का एक अद्भुत मेल देखने को मिला, क्योंकि फारसी, अरबी और संस्कृत उनके दरबार में साथ साथ फली फूली। अकबर के शासनकाल में शानदार किलों, महलों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जो मुगल वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर कुछ समय के लिए उनकी राजधानी रहा, और आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उनके दृष्टिकोण और उनके साम्राज्य के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का इसका मिश्रण सांस्कृतिक सद्भाव और सहिष्णुता के प्रति अकबर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। यह क्रॉस कल्चरल आदान प्रदान कला तक फैला हुआ। मुगल लघु चित्रों में भारतीय सौंदर्य शास्त्र के तत्वों को शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शैलियों का एक जीवंत संलयन हुआ। एक यूनिफाइंग फोर्स, कला के संरक्षक और एक बुद्धिमान शासक के रूप में अकबर की विरासत आज भी प्रेरित करती है। उनका शासनकाल सहिष्णुता, कल्चरल एक्सचेंज और धार्मिक और सामाजिक विभाजनों से परे एक दृष्टि की शक्ति का प्रमाण है। अकबर के बाद जो राजा आए, जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने भी अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया और कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। जहांगीर, जिन्हें प्रकृति और सुंदरता से बहुत प्यार था, उन्हें उनके खूबसूरत बगीचों और मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स को सपोर्ट करने के लिए याद किया जाता है। उनके शासनकाल में पेंटिंग्स और भी खूबसूरत हो गए। उनकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए जहांगीरी में उनके व्यक्तित्व, कला के प्रति उनके प्रेम और मुगल दरबार के जीवन की
एक झलक मिलती है। जहांगीर के बेटे शाहजहां गद्दी पर बैठे और अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उन्होंने स्थापत्य भव्यता का दौर शुरू किया। उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया, जो दुनिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है और मुमताज़ के प्रति उनके प्यार का एक प्रतीक है। ताजमहल अपने सफ़ेद संगमरमर, नक्काशी और बगीचों के साथ मुगल वास्तुकला की एक मास्टरपीस है जो प्रेम का प्रतीक है। हालांकि मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता के बावजूद आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब अपने भाइयों के खिलाफ एक लड़ाई के बाद सत्ता में आए। उनका शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार से भरा था, लेकिन इसमें धार्मिक सहिष्णुता कम हुई और दक्कन में मराठों और राजस्थान में राजपूतों के साथ तनाव बढ़ गया। औरंगजेब की नीतियां, जिन्हें कुछ लोगों ने अकबर के विचारों से हटना माना, ने साम्राज्य के कमजोर होने में योगदान दिया और 18वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। इस पतन के बावजूद मुगल विरासत भारत के परिदृश्य को आकार देती रही। इसका प्रभाव कला, वास्तुकला, भाषा और खाने में दिखाई देता है। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। छत्रपति शिवाजी से लेके आधुनिक भारत के इतिहास को देखने के लिए भाग 2 को देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।